हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video, and subscribing to my channel if you haven't done that. So, today's video we are going to start with the brief articles first, okay? और towards the end of the video हम discuss करेंगे text and context section और editorials को. Alright, so you will have to watch the video till the end. And one disclaimer जो मैं outset पे ही देना चाहती हूँ, आज की वीडियो में अगर थोड़ी सी noise हो बीच में, so please bear with that. As you know, today where I'm recording the video, it's not the usual space where I do it. Okay, so apologies at the outset only. Okay, so first article is PM makes strong pitch for use promotion of millet local sports. Now this is very important. Why? Because we have already discussed. आपको याद होगा, मैं वो वीडियो आई बटन में भी लिंक कर दूंगी. वो वीडियो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के एक आर्टिकल के बारे में भी हमने काफी उसमें डिस्कस किया था कि कैसे इफ क्वेश्चन कम्स अप ऑन मिलेट, तो आप कैसे इंडिया का एक मैप ड्रॉ करेंगे और मैप में यू विल लोकेट कौन कौन सी प्लेसेस पे बाजरा ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है, कहाँ पे ज्वार ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. हाउ मच, व्हाट इज़ द डेटा, ओके, व्हाट आर द स्कीम्स जो अभी प्रेवलेंट है. तो ये मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं. ओके, तो अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल. Introducing millet in the daily diet and program menus would not only bring in a healthy eating habit but also extend support to small farmers. तो देखिए ये बहुत important है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग कंडक्ट की MPs के साथ. एक आप कह सकते हैं इट वाज अ लंच मीटिंग. तो उसमें उन्होंने बोला है कि देखिए मिलेट को डेली डाइट में इंक्लूड करने से और साथ ही में जो रेस्टोरेंट के मेन्यूज इसमें इंक्लूड करने से, आंगनवाड़ी के जो मेन्यूज है लंच के उसमें इंक्लूड करने से ना ही केवल न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा बट ऑफ कोर्स जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके भी रेवेन्यू. देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो भी आर्टिकल्स मैं सिलेक्ट करती हूँ देयर इज अ रीजन आई सिलेक्ट देम. अब यहाँ से ये आर्टिकल ऑफ कोर्स आपको पता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023 में. यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को हमारी ही रिक्वेस्ट पे, भारत की ही रिक्वेस्ट पे डिक्लेयर किया है. तो तब मैंने आपको ये बताया था कि देखिए ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉफ्ट पावर का है. हमारी इंडिया की सॉफ्ट पावर, इंटरनेशनल डे फॉर योगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, आप ऐसे लिखते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, जो अब G20 की प्रेसिडेंटशिप और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब हम एक मेंबर की तरह, टेम्परेरी मेंबर की तरह रहे, व्हाट ऑल वी डिड देयर. तो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी चेयरमैनशिप हमें मिलने वाली है. सो अ लॉट अबाउट इंडियाज पोजीशन एंड स्टैचर एंड सॉफ्ट पावर, बॉलीवुड, क्रिकेट एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये एक एग्जाम्पल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हमारे बिहेस्ट पे डिक्लेयर किया जाना इज वन सच एग्जाम्पल फॉर यू. ओके, लेकिन साथ ही में यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिल रहा है. अब ये डेटा क्या है आप जानते हैं ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा है. ये चीज आप याद करते हैं. दिस इज बीइंग टोल्ड टू यू दैट सम डेटा रिमेन्स प्रेवलेंट एंड यू विल हैव टू रिमेंबर देम. तो एक डेटा आप जो याद करते हैं वो ये है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो हमारे भारत के 85% फार्मर्स हैं. ठीक है, तो लेकिन अब एक डेटा हमें यहाँ से एक और मिलता है, वो ये है कि उन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में से जो हमारे भारत के फार्मर्स के 85% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की भी जो 85% है ना, तो वो ग्रो करते हैं मिलेट इन लार्ज क्वांटिटीज. ओके, तो अगर यू वुड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दीज ग्रेन्स, तो आप क्या करेंगे, उन्हें फिनेंशियली भी हेल्प करेंगे. तो गवर्नमेंट का एक जो टारगेट है डबलिंग फार्मर्स इनकम, जो 2020 तक वैसे पहले बोला गया था, फिर 2022 तक, तो वो अभी टारगेट पूरा नहीं हो पाया है, बट दिस कैन जेन्युइनली हेल्प इन अचीविंग दैट. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से भी मिलती है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पे बस वही सारी चीजें लिखी हैं. मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग पिच फॉर द यूज ऑफ मिलेट एंड फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स. अब देखिए स्पोर्ट्स की भी बात की गई है कि स्पोर्ट्स भी जो हम खेलते हैं, इंडिजिनस स्पोर्ट्स. ओके फाइन, क्रिकेट तो चलिए बाहर से आया है, पर इंडिया इज डूइंग फिनोमिनली गुड इन क्रिकेट. लेकिन कबड्डी,
खो खो, इसमें टूर्नामेंट्स होना, अभी आपको याद होगा हमने जो झारखंड में गेम्स हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में जो गेम्स हो रही हैं, जिसमें खो खो ओलंपिक्स, इस तरह की जो गेम्स कंडक्ट की जा रही हैं, इनको और प्रमोट किया जाना चाहिए। ओके तो ये बेसिकली मिस्टर मोदी ने एमपीज को बोला है, स्पेशली अपनी पार्टी के एमपीज को, व्हाट यू डू इज, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आप इस तरह के स्पोर्ट्स को वहां प्रमोट करना शुरू कीजिए। ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस इंडिया हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिलेट्स को अगर हम कह रहे हैं कि प्रमोट करना है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि G20 की मीटिंग्स होनी है, 200 के करीब मीटिंग्स होनी है, 200 से ज्यादा मीटिंग्स होनी है भारत के 56 लोकेशंस पे। सो व्हाट मिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट इज कि हम क्या कर सकते हैं कि उनके मेन्यू पे, ओके जहां जहां पे G20 की मीटिंग्स हो रही है, लंच होगा, डिनर होगा, है ना, तो ऑलमोस्ट देखिए 1 साल की हमारे पास प्रेसिडेंटशिप है। अब 1 साल के अंदर अगर 200 मीटिंग्स होनी है, तो आप सोचिए पूरे साल ही कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसीलिए G20 के शेरपा मीटिंग में या फिनेंस ट्रैक में अगर कुछ भी बहुत पर्टिनेंट होता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये हर दिन ही कुछ हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो G20 की मीटिंग के भी मेन्यू में बेसिकली मिलेट्स की बनी हुई डिशेस को इनकलकेट किया जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It could also be on the diet charts of Anganwadis, schools, homes, and government meetings. Now, this is very important. ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इंडिया, अब देखिए यहाँ पे भी एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट का पूरे संसार में, क्योंकि हमारी एनुअल प्रोडक्शन 10 मिलियन टन्स है। सो दिस इज अ वेरी गुड डेटा। आपको आंसर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा डेटा मिलता है। एक और चीज अब यहाँ पे हम देखिए 3 तो कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ से मिल चुके हैं ऑलरेडी। अब एक और चीज जो हमें यहाँ से मिलती है वो ये है, ऑल्दो सी द आर्टिकल इज सो ब्रीफ, पर आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, आई होप आपको समझ आ रहा है धीरे धीरे एज यू गो अलोंग विद मी इन दिस जर्नी। ओके तो यहाँ पे एक और चीज, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आप पढ़ते हैं, ऑब्वियसली हर साल क्वेश्चन आता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आना ही आना है, जीएसटी पे क्वेश्चन आना ही आना है, आपको ये बातें पता है, GS3 की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप जरूर लिखिए, सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो आप लिखिए कि हम मिलेट की ब्रांडिंग, उनके इस चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ओके लेबलिंग प्रॉपर, पैकेजिंग प्रॉपर, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे इंडिया के मिलेट के प्रोडक्ट्स को एक्सपोजर मिलेगा बाहर की मार्केट में। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस आर्टिकल। अब जो दूसरा आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है, अब यहाँ से देखिए मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ। यूजुअली व्हाट वी थिंक इज कि ऑपोजिशन या फिर पॉलिटिक्स और ये सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी, दैट्स ट्रू, पर जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो में चल रहा है हमेशा, एंड दिस इज समथिंग आई कैन वाउच फॉर, जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो गवर्नर पे हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन पे हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली आम आदमी पार्टी के बीच में टसल पे क्वेश्चन हो 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे, कुछ भी हो, जैसे कि हमने कल ऑर्गन डोनेशन पे इंडियन एक्सप्रेस के ही एक्सप्लेन सेक्शन को डिक्लेयर किया, डिस्कस किया। क्यों डिस्कस किया हमने ऑर्गन डोनेशन पे, देखिए डेटा तो आया है जो बहुत क्रूशल है, बहुत सारे ट्रेंड्स तो आए हैं, बट इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो मिस्टर लालू हैं, जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनकी डॉटर ने उनको किडनी डोनेट की है। सो आफ्टर दैट, और जब ये डिस्कशंस हो रही थी पब्लिक डोमेन में, काफी डिस्कस किया जा रहा है, तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा तारीफ की जाती है गुची मशरूम्स की, एंड यू गेट अ क्वेश्चन ऑन गुची मशरूम्स इन योर प्रीलिम्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड थिंग्स कि कैसे चीजें पूछी जाती हैं। ऑर्गन डोनेशन पे केस स्टडी या फिर एसिड अटैक पे केस स्टडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कोटा सुसाइड्स पे केस स्टडी, सब कुछ हम इसीलिए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है, आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट, ओके पॉलिटिक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ऑलमोस्ट हर केस में, और ये रूलिंग पार्टी को भी पता होता है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कोई भी सरकार है, उनको पता होता है कि कम से कम 50 to 70% बातें तो जो ऑपोजिशन हमें कह रही है या सजेस्ट कर रही है वो सही है, पर देयर आर अ लॉट ऑफ कंपल्शंस, आप नहीं अग्री कर सकते एंड ऑल ऑफ दैट, जो भी होता है। इसीलिए अगर हम ड्रग अब्यूज के इशू की बात कर रहे हैं, तो जो ऑपोजिशन यहाँ पे कह रही है, दैट बिकम्स अ सजेशन फॉर यू, दैट बिकम्स अ वे फॉरवर्ड फॉर यू, आप यही लिखेंगे ना। अब देखिए ऑपोजिशन ने इतने सालों से कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, CJI, और साथ ही में
प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। अब देखिए यही ऑपोजिशन की जो सजेशंस हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स फ्रॉम वेरियस आर्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, नारकोटिक्स एडिक्शन जो है, देखिए पंजाब के केस में ना, पंजाब इज अ वेरी स्पेशल स्टेट फॉर यू दिस ईयर। वाई? देयर कैन ऑल्सो बी अ केस स्टडी स्पेसिफिकली ऑन पंजाब, बिकॉज पंजाब में ना, पंजाब पर्टिकुलरली अभी एक बहुत डिजास्टर सिचुएशन में है। आई विल टेल यू वाई। नॉट ओनली नारकोटिक्स एडिक्शन, जो आप उड़ता पंजाब या फिर इन चीज़ों को देखते हैं, सिर्फ वही नहीं, पंजाब में और भी। अभी देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे बुरा पंजाब में होगा। ओके, पंजाब के बाद नंबर 2 पे आई थिंक केरला आती है। आरबीआई की जब श्रीलंका क्राइसिस हुआ तो आरबीआई की फरवरी में एक रिपोर्ट आई थी, इसी साल की फरवरी में, जिसमें उन्होंने बताया पंजाब के ऊपर बहुत सारा डेट है। और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों है, क्योंकि पंजाब इतने साल तक तो डेवलप ही नहीं किया। क्यों नहीं डेवलप किया? क्योंकि पंजाब में 1980s के एंड तक, 1990s तक, जब तक वहां पे आप कह सकते हैं आफ्सपा लगा हुआ था, तब तक तो खालिस्तानी इशू काफी था, प्रेवलेंट था। तो उसके बाद फिर ड्रग्स का इशू आ गया, तो वो हो ही नहीं पाया। उसकी वजह से काफी डेट उन पे है, बहुत सारी चीजों की वजह से। ठीक है, एक तो ये फिनेंशियल इशू हो गया, पंजाब का नारकोटिक्स एडिक्शन दूसरा इशू हो गया। तीसरा इशू जो पंजाब का चल रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। वहां पे दोबारा से खालिस्तानी रिवाइवल देखा जा रहा है। आरपीजी अटैक, जो ग्रेनेड अटैक अभी हुआ, और साथ ही में मैंने आपको उसमें ये भी बताया कि वो जो आरपीजी अटैक है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, ही इज हियर ओनली, लेफ्ट टू अस, तो वो बार बार ये चीज कह रहे हैं, देयर इज अ नेक्सस, नो मनी फॉर टेरर में भी, या फिर बार बार टेररिज्म तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इस साल के लिए, आपके लिए। तो उन्होंने बार बार कहा है देयर इज अ नेक्सस बिटवीन सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड टेररिज्म। तो उसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है आरपीजी ग्रेनेड अटैक जो हुआ है तरन तारन पे। ठीक है, सरहाली पुलिस स्टेशन में, जो पंजाब के, उस पे जो दो आई थिंक जुवेनाइल हैं, बच्चे हैं आई थिंक उनमें, और बाकी 20-21 इतनी एज के जो लोग हैं, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी वो अटैक कंडक्ट करने की। उन्होंने यूट्यूब के वीडियोस देख देख के ये सब कुछ किया है। So I hope you understand all of it. So Punjab is a very special state for you. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब बिहार का भी केस आ गया साथ में, क्योंकि हुज ट्रेजेडी जो है। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली लोकसभा में जो भी विंटर सेशन चल रहा है, देयर वाज अ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन ड्रग्स अब्यूज आल्सो। ओके, तो एक बहुत कड़े लॉ की डिमांड की जा रही है ऑपोजिशन द्वारा, कि सेंटर को बेसिकली और लैक्सिटी नहीं बरतनी चाहिए, इतना ज्यादा कैजुअल नहीं लेना चाहिए। इट इज अ वेरी सीरियस इशू। सी, we keep on talking about, and this you must write in your answers. Okay, this is my suggestion to you. We keep on talking about the fact demographic dividend, demographic dividend, India has demographic dividend. अरे देखिए आधा तो जा चुका है हमारा, ठीक है, हमारे पास आधा ही बचा है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। और डेमोग्राफिक डिविडेंड खुद से नहीं बन जाता, हमारे पास पॉपुलेशन है यंग, इस यंग पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। खुद से थोड़े ना देन हमें मिली है भगवान की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनको एम्प्लॉय नहीं करेंगे ढंग से, उनकी हेल्थ पे काम नहीं करेंगे, स्किल नहीं करेंगे, एडुकेट नहीं करेंगे, तो कहाँ से एक सीधी सादी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड बनने से पहले ही अगर ड्रग अब्यूज में, एडिक्शन में, नार्कोटिक्स में, इसमें एक यूथ हमारा एंगेज हो जाएगा, तो कहाँ से डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेगा? सो यू मस्ट राइट कि सबसे बड़ा थ्रेट तो हमारे पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड पे ही नार्कोटिक्स एडिक्शन का है यूथ में। ओके, तो अभी यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको और मिलते हैं, अभी तो जो मुझे बताना था वो बता दिया। लेट्स सी व्हाट इज हैपेंड हियर। तो ऑफ कोर्स देखिए, जो पंजाब के एमपी हैं पंजाब से, हरसिमरत कौर बादल जी, उन्होंने ये चीज हटाई है, उठाई है। आई थिंक देयर वाज अ पोस्टर आल्सो व्हिच शी वाज रेजिंग के पंजाब इज बर्निंग, है ना, तो ऐसा उन्होंने बोला। और साथ ही में, ओके, दिस नार्को टेररिज्म विल नॉट जस्ट अफेक्ट पंजाब बट द इंटायर कंट्री, शी सेड। Okay, Trinamool Congress pointed out that the policymakers must take into account the fact that India is, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि आप जब भी इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं और आप ये मेंशन करते ही हैं, क्यों भारत एक ड्रग नार्कोटिक्स वाली चीज में एक स्पेशल केस में है, क्योंकि हम सैंडविच्ड हैं। एक साइड हमारे गोल्डन ट्राइंगल है, एक साइड हमारा गोल्डन क्रीसेंट है। गोल्डन क्रीसेंट हमारे लेफ्ट साइड पे है, जिसमें पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है, और गोल्डन ट्राइंगल हमारे राइट पे है, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस आता है। तो इसीलिए कहाँ से ट्रैवल होगा, कहाँ से, जो हम ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं अगर, तो ट्रांसपोर्ट तो यही से होगा ना। सो पोरस बॉर्डर्स हैं ऊपर से साथ में हमारे, तो कितना इजी है नार्को टेररिज्म फैलाना। ओके, सो दिस ऑफ कोर्स यू राइट। अब जगन मोहन रेड्डी जी के
पार्टी के एक मेंबर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि आप क्या कीजिए, जिस इंटेंसिटी से कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हमने लड़ाई की है ड्रग अब्यूज के खिलाफ भी उसी इंटेंसिटी से हमें लड़ना पड़ेगा। ओके, तो साथ ही में ये चीज, अब देखिए जो ह्यूज ट्रेजेडी, अब यहाँ से जो मिस्टर ओवैसी हैं उनसे एक सजेशन आपको मिलती है, एक डेटा मिलता है, 70% drugs are entering the country via sea routes. Now this is very important because maritime security strategy, ये भी आप अपनी internal security में पढ़ते हैं, right? GS3 का एक section है बहुत बड़ा। GS3 I think it is the largest of the papers in terms of syllabus, बहुत ही ज़्यादा उसके सब parts हैं, सब sections हैं, एक एक सब section को भी आप करेंगे तो काफ़ी time लग जाता है। तो आप थोड़ा सा अगर कनेक्टेड रहेंगे पब्लिक डोमेन में क्या बातें चल रही हैं, यू एक्चुअली लिसन टू व्हाट आई स्पीक, तो आपको बहुत हद तक तो यहाँ से बेस क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जब सी रूट से 70% ड्रग्स आ रहे हैं तो क्या एक बहुत कड़ी आप कह सकते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। ओके, तो साथ ही में जो डार्क वेब है ये सब वगैरह भी काफी प्रेवलेंट है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल रेफर टू जॉइंट हाउस पैनल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम इसको इतना ही देखेंगे। इसमें जो एक चीज अच्छी है, यूजुअली हम पता है डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, और डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में मैं आपको एक और पॉइंट दूंगी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो GS2 के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस साल के लिए। ऑलमोस्ट 3-4 साल से खैर इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरह का डिक्लाइन हम देख रहे हैं, डिबेट्स ना होना, ऑर्डिनेंस रूट को केटर करना एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें एक आप कह सकते हैं जो एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे देखने के लिए मिला है, जो आप बिल्कुल अपने आंसर में भी लिख सकते हैं, कि गवर्नमेंट समटाइम्स गवर्नमेंट ऑल्सो थिंक्स कि कहीं चीजें इंपॉर्टेंट है वो उस पर ऑपोजिशन को गिव इन कर देती है। इस जगह जो कांग्रेस के लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आई थिंक, तो उन्होंने बोला था अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को, कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल है इसको अभी आप इतने रश में पास मत कीजिए, क्योंकि पूरा हमारा भारत इफेक्ट होगा, लोकल गवर्नमेंट्स इफेक्ट होंगी इससे। सो व्हाट यू डू इज यू प्लीज रेफर इट टू अ जॉइंट कमिटी। तो फाइनली एक जॉइंट कमिटी को रेकमेंड इसे कर दिया गया है, द गवर्नमेंट अग्रीड टू इट, सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पार्लियामेंट का डिक्लाइन अगर आप लिखेंगे तो सब कुछ गलत तो लिख ही नहीं सकते, ऑल्दो आपके पास होंगे ही सारे क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स, बट यू हैव टू राइट समथिंग गुड, सो राइट इट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं कौन से आर्टिकल्स क्यों चूज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस पे डेटा अवेलेबल नहीं है और इस पे सब कुछ नेगेटिव ही मिलेगा ऑलमोस्ट आपको, तो इसीलिए it's good to pay attention to these kind of articles. Snack breaks for school students as Delhi government plans health interventions. Now why is this important? ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप अपने एथिक्स के पेपर में आपको बहुत बार बहुत सारे लोगों द्वारा बताया जाता है, विच इज गुड ऑल्सो। आप मेंशन करते हैं हैप्पीनेस पे जब क्वेश्चन आता है, हैप्पीनेस आई थिंक इज अ टॉपिक इन GS4 राइट, एथिक्स का, तो यू मेंशन हैप्पीनेस करिकुलम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स राइट। सो देयर इज वन मोर एग्जांपल फॉर यू दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से जो आपको मिलता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या है, अब देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में एक मिनी स्नैक ब्रेक रखा जा रहा है 2.5 घंटे पहले एक्चुअल लंच ब्रेक से, जिसमें बेसिकली क्या होगा, माल न्यूट्रिशन को ओवरकम करने की कोशिश की जाएगी। तो GS1 में अगर क्वेश्चन आता है, या फिर अगर आप अपने essay में भी लिखते हैं, सिंस देयर ऑलमोस्ट अब स्टंटिंग पे या फिर वेस्टिंग पे, क्योंकि इस बार तो क्या हुआ है ना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया है वो पिछले 2-3 साल से थोड़ा कंट्रोवर्शियल है भारत के, थोड़ा हम एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ सर्टेन पर्टिनेंट रीजंस। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है कि हमारे यहाँ के बच्चे स्टंटेड हैं, ऑल ऑफ दैट, माल न्यूट्रिशन, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको एक अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है तो आप अपने आंसर्स में लिखिए। तो यहाँ से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जो स्नैक ब्रेक है, जिसमें बेसिकली एक मेन्यू सेट किया गया है जो बच्चे अपने घर से लेके आ सकते हैं, इनमें से कुछ एक हर दिन, जिसमें फ्रूट हो सकता है, स्प्राउट्स हो सकते हैं, सैलेड, रोस्टेड चना एंड पीनट्स। ओके, साथ ही में जो होम साइंस की और नेचुरल साइंस की जो टीचर्स हैं वो एक काउंसलिंग सेशन भी कंडक्ट करेंगी, ठीक है, साथ ही ताकि एम्फसाइज किया जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ हेल्दी डाइट एंड परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रेस्ट कर सकता है, और एक हेल्दी माइंड में ही एक आप कह सकते हैं सीड होता है, एक बहुत
ब्राइट फ्यूचर का. इफ नॉट रिफॉर्म्ड, यूनाइटेड नेशंस विल बी ओवरटेकन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन. और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज मैं खुद आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ. सो और बहुत सारे एडिटोरियल्स में भी हम देख चुके हैं, इंटेलेक्चुअल्स आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड फाइनली दिस हैज कम अप फ्रॉम अ वेरी हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके, तो अभी जब भी आपको एक क्वेश्चन आए, क्योंकि हमने एंड की है ना अपनी प्रेसिडेंसी, हमारी खत्म हो जाएगी अब दिसंबर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1 महीने की, और फाइनली हमारा मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगा. तो अगर क्वेश्चन कम्स अप ऑन यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स, ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म में रिफॉर्म की जरूरत है, या फिर क्वेश्चन आता है एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए भारत को कि नहीं मिलनी चाहिए. ये क्वेश्चन तो एक बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है जो आप प्रिपेयर करते ही हैं, है ना, GS2 के लिए. तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, इफ नॉट रिफॉर्म्ड, UN विल बी overtaken by other organizations like G20, like Shanghai Cooperation Organization. ओके, तो ऐसे केवल यूनाइटेड नेशंस नहीं, खैर वर्ल्ड बैंक का भी NDB ले लेगा जगह. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारे जो यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने बोला है कि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं G20, ओके, तो वो बेसिकली एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगी इंटरनेशनल अफेयर्स में यूनाइटेड नेशंस के कंपेयर. अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने में G20 की जो अभी समिट हुई थी बाली में, उन्होंने बोला था, उन्होंने एग्जैक्टली यही बोला था, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड आई एम कोटिंग हिम, ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग, यूनाइटेड नेशंस हैज बीन अनसक्सेसफुल in ensuring the peace and security of this world. And that's true because there's a lot of veto power there. किसने बना दिया ये चीज? तो मैं हर दिन बोलती हूँ, मुझे लगता है आपको, कि किसने ये डिसाइड किया कि 5 सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं इस पूरी दुनिया के, और वो डिसाइड करेंगे, बाकी सब बेवकूफ हैं, बाकी देश बेवकूफ हैं, सिक्योरिटी के सारे डिसीजन ये 5 लेंगे. Who has decided it? And come on, slavery has gone, colonization has gone. When will this be over? Okay, तो ये चीज बेसिकली अब यहाँ पे इन्होंने बोला है. स्पीकिंग ऑन द इश्यूज, अब कहाँ हम क्यों इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म, काउंटर टेररिज्म, इस पे बेसिकली दिसंबर प्रेसिडेंसी पे हमने बात करना चूज किया है. ओके, तो अब देखिए क्या है कि यूनाइटेड नेशंस को ना रिफॉर्म करना भी इतना आसान नहीं है. ठीक है, रिफॉर्म चाहे चाहते भी हों हम लोग, बहुत सारे लोग मान भी जाएं कि होना चाहिए, और परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए, और जिसमें आप जानते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी, इंडिया, ब्राजील, ये लोग कहते हैं कि हम राइटियस मेंबर्स हैं, और राइटली सो. पर द फैक्ट इज कि रिफॉर्म का प्रोसेस ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम में. तो रिफॉर्म तब तक नहीं हो सकता जब तक जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के, वो सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सारे बोर्ड पे बैठे एग्री कर दें, कोई भी वीटो ना करे रिफॉर्म को, एंड अ लॉट मोर थिंग्स इसके आगे भी. ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो एक रिफॉर्म्ड काउंसिल का मेंबर बनना चाहते हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बनने देना चाहते हैं इन लोगों को रिफॉर्म्ड काउंसिल का मेंबर. अब भारत है, भारत बनना चाहता है, पाकिस्तान है, उन्होंने कॉफी क्लब खोला हुआ है, पाकिस्तान, इटली, इन सारी कंट्रीज ने मिलके, क्योंकि भारत जहां भारत, उसके ऑपोजिट तो जाना ही है ना. ऑपोजिट नहीं जाना तो फिर हमको भी ले आओ, है ना, हमको भी रिफॉर्म्ड काउंसिल में ले आओ. तो यही दिक्कत है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है. तो थक हार के जब कुछ हो ही नहीं सकता यूनाइटेड नेशंस का, जिसकी पूरे संसार की आंखों में रिलायबिलिटी. अब देखिए क्वेश्चन तो ये भी बहुत अच्छा बन सकता है कि क्या यूनाइटेड नेशंस का रिलायबिलिटी और उसकी रेलेवेंस खत्म हो गई है इन द प्रेजेंट एरा? ओके, ये ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन होगा, इसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड करके क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, हाउएवर डू नॉट मीन चेंज. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज हो नहीं सकता, चेंज हो सकता है. बहुत सारा पेसिमिज्म है, हम बिल्कुल होपफुली नहीं है कि रिफॉर्म कभी हो भी सकता है UNSC में, क्योंकि 30 साल से तो प्रपोजल्स पड़े हैं, एजेंडा पे है रिफॉर्म होगा रिफॉर्म होगा, अभी तक तो कोई प्रोग्रेस देखा नहीं इस पे. US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनसे पूछा गया अभी रिसेंटली, उन्होंने कहा हाँ रिफॉर्म होना चाहिए, पर वीटो किसी को नहीं मिलनी चाहिए. मेंबरशिप बढ़ा दो पर उनको वीटो मत दो. व्हाई? व्हाट नॉनसेंस इज दैट? तो इट्स बेटर कि आप, जैसे हर्षवी पंत हैं, हर्षवी पंत आप जानते हैं, एडिटोरियल्स भी पढ़ते हैं हम इसमें द हिंदू में ही. तो वो मॉडरेट कर रहे थे सेशन को, तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा हो सकता है ना, फिर तो मिनी लेटरल जो है, अब ये वर्ड आप जरूर लिखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो ये वर्ड आप जरूर लिखिए मल्टीलैटरलिज्म के क्वेश्चन में. अभी क्या होगा, कोई बात नहीं, मल्टीलैटरलिज्म नहीं तो मिनी लेटरल्स को प्रेफरेंस मिलने लगेगी, उनको लोग रिलायबल समझना शुरू हो जाएंगे. सो मिनी लेटरल्स वुड बी प्लेइंग अ मोर एक्टिव रोल इन ग्लोबल अफेयर्स. तो इसी पे मिस कंबोज ने भी बोला कि हाँ बिल्कुल, इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि रिफॉर्म नहीं होगा तो फिर यही होगा, मिनी लेटरल्स को इंपॉर्टेंस दी जाएगी. टुडे यू हैव ऑलमोस्ट 200 मेंबर स्टेट्स.
Okay, their voices are not being heard anymore. Let's say the voice of the voiceless, the smaller states, the countries from Africa, who hears them? Everything is being scripted for them in many ways. आपने उनको बता दिया हुआ है आपको इतना मिलेगा, आपके लिए ये होगा, ये नहीं होगा. Who are you? Okay. The envoy, however, urged, लेकिन उन्होंने बोला है साथ ही में कि देखिए रुचिरा कंबोजी ने, जी हाँ बिल्कुल रिफॉर्म की जरूरत है, पर ऐसा नहीं कि हम रश में रिफॉर्म कर दें और बिना सोचे समय कुछ कर दें. ठीक है, तो ऑफ कोर्स द रिफॉर्म हैज टू बी इन्फॉर्म्ड. ओके, तो लेट्स सी. No survey done to identify number of EWS recipients government. तो देखिए गवर्नमेंट ने जस्टिफिकेशन दी होगी. आई थिंक क्वेश्चन इनसे पूछा गया लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के मेंबर द्वारा, तो उसका रिस्पांस आया है यूनियन. अब देखिए हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि EWS जजमेंट आई है रिसेंटली, और साथ ही में एक रिव्यू पिटिशन भी डल गई है जो DMK है, तमिलनाडु की जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी बेसिकली, उन्होंने रिव्यू पिटिशन डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन से रिलेटेड. तो इसलिए EWS पे देखिए, अगर आपको याद होगा हमने बहुत ही डीपली डिस्कस किया है EWS जजमेंट को. देखिए जजमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जजमेंट में ऑफ कोर्स आप कुछ जजमेंट्स लिखते हैं, आपको याद करने के लिए बोला जाता है, मेनका गांधी जजमेंट या फिर AK गोपालन केस, ये सारे ठीक है. ऑफ कोर्स यू मेमोराइज देम. अभी वो इतनी पुरानी हो गई है कि आपको सिर्फ पुट्टा स्वामी जजमेंट लिखने के लिए आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि ओके राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना था. लेकिन ये जो जजमेंट जो अभी ऐसे पब्लिक डोमेन में चल रही हैं, इस पे पता है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा EWS जजमेंट का रैशनल क्या था. तो इसकी सेंट्रलिटी पे राइट टू इक्वालिटी लाइक करती है कि राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट था ये या फिर उसके फेवर में था. तो आई होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. अब जब हम उस जजमेंट को डिस्कस कर रहे थे बहुत डिटेल में, तो आपको याद होगा हमने बहुत सारी चीजें ऐसे डिस्कस की थी. जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो बेंच पे बैठे थे, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या यूनियन गवर्नमेंट ने क्या सोच के बिना सोचे समझे आपने 8 लाख का क्राइटेरिया उठा के रख दिया. ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के NV रमन जी ने पूछा था. ठीक है, 8 लाख बहुत बड़ी बात है. 8 लाख अगर किसी की एनुअल फैमिली इनकम है, 8 लाख इज अ बिग थिंग. इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं. तो फिर उनसे जब सरकार से पूछा कि आपने कैसे 8 लाख पे आप रीच करे, तो सरकार को खुद को नहीं पता था. सरकार के जो लॉयर है उन्होंने बोला, जस्टिस रमन जी ने बोला कि ठीक है, जब आपको यही नहीं पता कि आपने 8 लाख ऐसे रैंडमली बस आपने चूज कर लिया, तो फिर ये तो बेकार है. मतलब जजमेंट तो ये जो कोटा मिला है ये गलत है. तो फिर इस पे उन्होंने रिप्लाई किया कि देखिए क्राइटेरिया कुछ भी हो, लेकिन EWS रिजर्वेशन तो होना ही था ना, ये बहुत सालों से पेंडिंग था. तो एक छोटे से माइनर एरर के बेसिस पे आप EWS की रिजर्वेशन को ही बिल्कुल नलिफाई नहीं कर सकते. तो ये एक वैलिड पॉइंट था. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें साथ ही में देखिए, जब OBC में क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो उनका भी जो 8 लाख से ज्यादा की इनकम हो जाती है फैमिली की, तो फिर वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं. तो उनके लिए 8 लाख है, लेकिन EWS के लिए 8 लाख, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है. ठीक है, यहाँ EWS को लेके बहुत सारी चीजें क्लैरिफाइड नहीं है. अब साथ ही में इन्होंने यही बोला है सरकार ने कि अभी तो ना ही हमारी कोई इंटेंशन है, ना हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया है कि कितने नंबर ऑफ EWS बेनिफिशरीज होंगे रिजर्वेशन के. लेकिन इस पे इन्होंने साथ में बताया है, while the Supreme Court earlier this year heard the constitutionality of the EWS reservation, the union government orally उन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कि हम अभी वैसे किस डेटा पे रिलाई कर रहे हैं, नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे रिलाई कर रहे हैं, जिसके हिसाब से 18.2% of the general category population would fall under the EWS category, which would be around 3.5 करोड़. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से पता चलती है. Okay. Let's move on to another article. Opposition alleges misuse of NHRC as center seeks probe by the body in Hooch tragedy. अब देखिए ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि NHRC और साथ ही में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और हम और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं हम देखते हैं. CBI, वैसे CBI इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज सच आप कह सकते हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम देखते हैं. तो अब NHRC पे अगर क्वेश्चन आता है, आपको याद होगा NHRC पे नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये कुछ ऐसी कमीशन हैं जो क्वेश्चन आता ही आता है. GS2 में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे हर साल, आप पेपर्स उठा के देख सकते हैं. ठीक है, तो अगर NHRC पे क्वेश्चन आता है, तो मैंने कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स भी जो हम इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिनों से देख रहे थे, जैसे दो स्कूल गोइंग गर्ल्स थी, आई थिंक पंजाब के
पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे वो एक विलेज में रहती थी। तो उनके जो बेसिकली विलेज में सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स थे, सेकेंडरी स्कूल के लिए उनको एक रिवर पार करके सतलज के दूर जाना पड़ता था। और अब रिवर पार करने के लिए भी एक रोप वे वाला मतलब एक ब्रिज था, वो जो है से बहुत मुश्किल से जाती थी। और साथ ही में उसके आगे भी फिर वहां पहुंच के फिर 4 किलोमीटर चल के जाना है। तो ये अब आप सोचेंगे ये ह्यूमन राइट थोड़ी ना, ह्यूमन राइट तो वो होता है जो लड़ाइयाँ होती हैं और राइट्स होते हैं ये सब वगैरह। जी नहीं, ह्यूमन राइट्स वो सारे राइट होते हैं जो भारत में फंडामेंटल राइट्स में कहीं ना कहीं मैंशनड है, या बहुत सारी ट्रीटीज जिसको इंडिया ने साइन किया है। तो अब ह्यूमन राइट आप अगर आप जानते हैं आर्टिकल 21A जो है वो क्या करता है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इज द राइट टू लाइफ के अंडर एक पार्ट। तो राइट टू लाइफ तो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट है। तो आई होप इसीलिए एडुकेशन का उन्होंने रखा कि एडुकेशन की एक्सेसिबिलिटी तो होनी चाहिए। तो बहुत ही गलत है कि इतना ज़्यादा उनको जतन करके अपने पढ़ाई तक पहुंचना पड़ रहा है, और बच्चियां कभी भी स्कूल भी नहीं मिस करती। सच इज द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन इन दोज लिटिल वंस। तो फिर उस पर कमेटी बिठाई गई है एनएचआरसी ने, इंडियन एक्सप्रेस। देखिए एनएचआरसी चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो निर्मला सीतारमन जी, ये सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं रोज, ठीक है। क्योंकि एनएचआरसी ने इंडियन एक्सप्रेस में वो एक रिपोर्ट उन्होंने खुद से स्टडी करके डाली, और अगले दिन एनएचआरसी ने बोल दिया कि अ स्टेप हैज टू बी टेकन ऑन इट। उन्होंने पंजाब की अथॉरिटीज को बोला कि आप जल्दी से जल्दी कमेटी बिठाइए और इस पर कुछ कीजिए। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको रिसेंटली अच्छी लाइट में दिख रहे हैं। लेकिन अब एनएचआरसी की क्रिटिसिज्म बहुत है, क्योंकि एनएचआरसी में सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ओके, अब यहाँ पे भी हम एक और देख रहे हैं। अब सेंटर ने बोला है कि हम एनएचआरसी को तैनात करेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो बिहार की हुज ट्रेजेडी हुई है रिसेंटली, जिसमें 38 लोगों की जान गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऑपोजिशन ये कह रही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वेपनाइज करते हैं केवल ऑपोजिशन के खिलाफ यूज करने के लिए। क्योंकि एक यहाँ से, वैसे तो ये पॉलिटिक्स है पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। देखिए 2016 से बिहार में ये लिकर बैन है ना, प्रोहिबिशन है। तो जो बिहार में सरकार बनी थी वो नीतीश कुमार जी और बीजेपी की साथ में सरकार बनी थी। तो प्रोहिबिशन तो तब हुआ था, है ना। तो तब से लेके अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। तो तब से 200 डेथ्स तो तब से हो चुकी हैं अभी तक। तब क्यों नहीं एनएचआरसी की रिपोर्ट हर बार बैठी थी। तो ये इन्होंने कहा है कि दिस इज द डबल स्टैंडर्ड द गवर्नमेंट समटाइम्स प्लेस by using NHRC and other constitutional bodies to their favor and to harass the opposition and their actions and steps. A new global biodiversity framework. Now this is the article I was talking about. अभी देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कहीं आपको लगे कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, why are we discussing it? तो यहाँ तक सब कुछ जर्नलिस्टिक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक। उसके बाद से ये जो कुनमिंग और मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट साइन हुई है, आई बेट इस पे आपको कहीं पे भी, जब आप अनलेस एंड अनटिल आप वेट करते हैं शंकर की बुक आएगी अगले साल या जब भी नया एडिशन आएगा, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत डिटेल में कुछ होगा। पर ये जब पेपर में भी आएगा, विजन आईएएस के भी सेक्शन में आएगा इन्वायरमेंट के, आप उसमें भी देख लीजिएगा। उसमें तो विजन आईएएस में आई थिंक कंपल्शन इतनी ज़्यादा है कि पहले ही 100 से ज़्यादा पेजेस की वो मैगजीन बनती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख नहीं सकते, तो बहुत ब्रीफ सेंटेंसेस में लिख के छोड़ देते हैं, और वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो वहाँ पे भी इतना डिटेल में नहीं आ सकता जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन और एक्सप्लेन सेक्शन में आता है। देखिए घुमा फिरा के पूरे साल में आपके पेपर से पहले मुश्किल से 50 चीज़ें भी ऐसे नहीं होती। तो आप 50 कटआउट्स रख लेंगे और उनको वहाँ से रेफर करेंगे रादर देन रेफरिंग फ्रॉम बाकी सारी मैगजीन्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग आते हैं। अब अभी मैगजीन्स वगैरह अच्छी हैं क्योंकि एक कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाता है आपको सब कुछ, बट स्टिल ओके। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ओके, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, सीबीडी, यूएन बॉडी है ये एक, ताकि किसी लिए बेसिकली इनको बनाया गया था टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज अर्थ बायोडाइवर्सिटी। इसको एक बूस्ट मिल गया है मॉन्ट्रियल की कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे 188 मेंबर्स ने 196 में से अग्री किया है एक नया फ्रेमवर्क बनाने के लिए, जिस फ्रेमवर्क की हेल्प से हॉल्ट किया जाएगा, रोका जाएगा शार्प और स्टेडी लॉस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज को।
दीज गवर्नमेंट्स, अब ये जो 188 गवर्नमेंट्स हैं, इनको सपोर्ट किया गया था यूएस और वैटिकन द्वारा। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। यूपीएससी लव्स टू डू दिस एब्सोल्युटली, कौन पार्टी है कौन नहीं। अब 188 के या 196 के तो आपको नाम नहीं याद रखना है ना, तो आपको वो नाम याद रखने हैं जो अभी कुछ रिसेंटली बहुत अग्रीमेंट साइन हुई है, और आपको वो पढ़ते पढ़ते पता चला कि अच्छा सीबीडी के तो मेंबर्स ही नहीं है यूएस और वेटिकन सिटी, ठीक है। तो दे आर नॉट पार्टी टू द कन्वेंशन, लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया है, आप एक्सटर्नल सपोर्ट कह सकते हैं। इनके सपोर्ट से अडॉप्ट किया गया है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जीबीएफ। ओके, तो ये जीबीएफ क्या करता है बेसिकली, ये 4 गोल्स को सेट करता है 2050 तक जो हमें अटेन करने हैं, और 23 टारगेट्स बेसिकली सेट करता है जो हमें 2030 तक अटेन करने हैं। इस बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें क्या मतलब है, क्या मकसद है इससे, टू सेव एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर कि जो 30% ऑफ डिग्रेडेड, जो खराब हो चुके हैं टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर, जो आपके अंदर रिवर्स हैं आप ही की कंट्री के अंदर अंदर ये सब कुछ, ठीक है, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम्स, इनको रिस्टोर करना है। 30% ऐसे तरह की जो डिग्रेडेड जगहें हैं। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द जनरलिटी ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट, ठीक है। तो अब इसका एम हम देख लेते हैं है क्या। द एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट जीबीएफ वाज पुश्ड थ्रू ऑन December 18। अब देखिए आपको ये बात पता है कि ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो पता नहीं यूपीएससी लेकिन कुछ भी कर देती है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है जो हम कभी सोच ही नहीं सकते, अच्छा इस पे ध्यान देना था, ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं था। तो ऐसा अगर हो बाय चांस, अगर क्वेश्चन में आए कि जो मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी और होस्ट कौन था, तो प्रेसिडेंसी चाइना के पास थी, लेकिन होस्ट कनाडा में मॉन्ट्रियल है, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो बेसिकली कनाडा था होस्ट, ठीक है। अब देखिए हमने बोला 188 कंट्रीज ने सपोर्ट किया, तो कईयों ने ऑब्जेक्ट भी किया है, ऑफ कोर्स दैट गोज विदाउट सेइंग। तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने अपोज किया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैमरून और युगांडा ने, ठीक है। तो बेसिकली इट सेट्स आउट टारगेट्स फॉर 2030 ऑन प्रोटेक्शन फॉर डिग्रेडेड एरियाज, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये तो बहुत बता रहे हैं कि अच्छा दिस इज अ विजन, इसके लिए क्या क्या टारगेट सेट किए गए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन दी जाएगी जो प्रिजर्व। अब देखिए अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ये समय है कि वो खुद को डेवलप करें, है ना। पर आप डेवलप करने के बजाय जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंशन, इन चीज़ों पे पैसा लगाते थे तो डेवलपमेंट पे कम बचता है, तो इनको इसीलिए कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी बात की गई है। ह्यूमन एक्टिविटी रोकनी है जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन तक को लीड कर रही है, रिड्यूसिंग बाय हाफ। अब दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि ये एक फैक्ट है, ओके। तो जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं, जो बाहर से प्लांट्स और एनिमल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और वो हमारे एंडेमिक, जो हमारे नेटिव बायोडाइवर्सिटी है उसको थ्रेटन करते हैं, रिसोर्सेज उनके खा जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, इनको रिड्यूस करना है बाय हाफ, ओके। इनके स्प्रेड को, कटिंग पोल्यूशन टू नॉन हार्मफुल लेवल्स एंड मिनिमाइजिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड ओशन एसिडिफिकेशन। तो ओशन एसिडिफिकेशन भी बिल्कुल कर्ब करना जरूरी है क्योंकि हमारे जो कोरल्स हैं इनको इफेक्ट करता है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग वगैरह ये सब कुछ आप पढ़ते हैं अपनी स्टार्टिंग में। जीबीएफ गोल्स एंड टारगेट्स डू नॉट प्रोहिबिट द, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है एक स्टेटमेंट में प्रीलिम्स के दैट द जीबीएफ गोल्स एंड टारगेट्स प्रोहिबिट द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ये तो सीबीडी का जो चार्टर है एक्चुअल में, जो रैशनल है सीबीडी का, वो प्रोहिबिशन नहीं है, वो सस्टेनेबल यूज है, ठीक है। यूज कीजिए पर सस्टेनेबली यूज कीजिए, ओके। तो जीबीएफ का भी मकसद यही है। तो साथ ही में शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज भी ये इंश्योर करेंगे। अब जो ये आपके लिए एक पॉइंट है, जो टारगेट 5 है, 23 टारगेट्स हैं, तो उसमें जो टारगेट 5 है ये स्पेसिफिकली स्टेट करता है दैट द यूज, हार्वेस्टिंग एंड ट्रेड इन वाइल्ड स्पीशीज शुड बी सस्टेनेबल, सेफ and legal, preventing over exploitation, minimizing impacts on non-target species and ecosystems, and reducing the risk of pathogen spillover. So this is very important for you, ओके। तो और साथ ही में इंडिजिनस कम्युनिटीज, विमेन का रोल, लोकल कम्युनिटीज का रोल, इस पे भी थोड़ी बहुत बातें हुई हैं पर नथिंग स्पेसिफिक हियर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जो जीएम मस्टर्ड है और जनरल जीएम क्रॉप्स के ऊपर, ओके। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी एक स्ट्रॉन्ग फोकस मिलेगा इस पर्टिकुलर जीबीएफ के तहत, ठीक है। अब आपको ये बात पता है जो जीईएसी है उन्होंने इन्वायरमेंटल रिलीज का अप्रूवल दे दिया है जीएम मस्टर्ड को।
ठीक है, तो और सरकार परफेक्टली साइंटिफिकली स्ट्रांगली बैक करती है जीएम मस्टर्ड को। एंड इफ यू आस्क पीपल लाइक मी, दे आल्सो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं बैक करते हैं जीएम मस्टर्ड को। पर ऑफ कोर्स अगर कोई दिक्कतें हैं, जैसे कोई और लोकल लेवल पे दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पर अगर इतने कम कॉस्ट में इतना बड़ा साइंटिफिक एक्सपेडिशन हुआ है, फीट मिली है, तो जिसमें इतना बड़ा अननेसेसरली पॉलिटिसाइज भी करना उसको जरूरी नहीं है। दीपक पेंटल जी ने एक रिसर्च को काफी पैसा लगता है, और इतने कम टाइम में जो हमने कर दिया, और साथ ही में 25% तक जो यील्ड बढ़ जाएगा मस्टर्ड का। हम ऑयल पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, ऑयल का इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा ये, ठीक है। बिसाइड्स एम्फेसाइजिंग सस्टेनेबल, अब यहाँ क्या लिखा है, बिसाइड्स एम्फेसाइजिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर, मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द सेंस कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को अपनाइए। एक्वा कल्चर में भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। फिशरीज में भी आप जो बॉटम ट्रोलिंग है उनको बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि उससे बहुत और रिसोर्सेज चले जाते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज भी चली जाती हैं। फॉरेस्ट्री में भी अग्रीमेंट ये भी कहता है कि बायोडाइवर्सिटी सपोर्टिंग मेथड्स को भी अडॉप्ट किया जाए, सच एज एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन। तो अभी जो जीएम क्रॉप्स है, ये तो मतलब एग्रो इकोलॉजी जिसको फेवर नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होगा कि एग्रो इकोलॉजी का आप मतलब समझ रहे हैं ना, जो एग्रीकल्चर और इकोलॉजी यानी कि इन्वायरमेंट का नेक्सस है। तो एग्रीकल्चर ऐसा कीजिए जिससे इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी जीएम मस्टर्ड पे क्या एलिगेशन है कि अगर जब हम इसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये कंटामिनेट कर देगा नियर बाय वाइल्ड स्पीशीज को, और जब हर्बिसाइड टॉलरेंट ही है तो कितना भी हर्बिसाइड छिड़किए, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो वन टारगेट ऑल्सो लुक्स एट टर्निंग सिटीज, अब ये सिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिटीज को बेसिकली क्या करना है, होस्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनाना है बाय एक्सपैंडिंग द एरिया ऑफ एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड एक्सेस टू अर्बन ग्रीन एंड ब्लू स्पेसेस। अर्बन प्लानिंग में बायोडाइवर्सिटी पे भी बातचीत होनी चाहिए, okay, enhancing native biodiversity, ecological connectivity and integrity, and improving human health and well-being and connection to the future. Earlier क्या हुआ था, CBD had launched, अब कभी भी CBD पे अगर एक प्रॉपरली आंसर आता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पे एक फुल फ्लेडेड क्वेश्चन आ चुका है GS3 के, आई थिंक 2018 के पेपर में। तो अगर CBD के इस स्पेसिफिक फीट पे क्वेश्चन आता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट पे, तो आपको लिखना है नगोया प्रोटोकॉल के बारे में, और ये आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के बारे में भी लिखना है, ठीक है, ब्रीफली। तो CBD ने ऑलरेडी आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स 2020 तक के लिए लॉन्च किए थे, जिसमें सारे इकोसिस्टम को सेव करने की बात की गई थी, और ये सब वगैरह। नगोया प्रोटोकॉल में भी विच वेंट इनटू इफेक्ट 2014 में। नगोया आई होप आप जानते हैं कि जापान का एक सिटी है, ठीक है। तो इससे इंश्योर करने की कोशिश की थी कि जो बायोडाइवर्सिटी का एक्सेस है, बेनिफिट है, वो सबको इक्वली मिले, ठीक है। व्हाट इज द रोड मैप टू 2030 एंड 2050। तो अब हम GBF की बात कर लेते हैं दोबारा से। अब देखिए, जो 4 GBF के गोल्स हैं 2050 तक के लिए, ये क्या है, ओके। नंबर 1 इज डीलिंग विद मेंटेनिंग इकोसिस्टम इन इंटीग्रिटी एंड हेल्थ टू halt okay, I would read it again. ये basically maintaining ecosystem integrity and health to halt extinctions, basically extinctions ना हो, जो इकोलॉजी की हेल्थ है वैसे मेंटेन की जाए। नंबर 2 इज मेजरिंग एंड वैल्यूइंग इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से जो इकोसिस्टम सर्विसेज आपको मिल रही हैं उनको मेजर कीजिए। देखिए, जब तक आप चीजें मेजर नहीं करते ना, उनको वैल्यू करना शुरू कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि आपके पास इतना है पर्टिकुलर कुछ अच्छा, तो तब उसको आप वैल्यू करना शुरू करेंगे, एंड यू वुड बी स्कैर्ड ऑफ लूजिंग इट, ओके। तो इफ यू नो दैट you're getting a lot from biodiversity, you're getting honey, you're getting shed, you're getting say you're preventing soil erosion, और कितने मात्रा में हर साल आप soil erosion को prevent करते हैं, measure them, okay. Number 3 is sharing monetary and non-monetary gains from genetic resources and digital sequencing of genetic resources with indigenous people and local communities. Now this is very important, ये CBD का एक part यही है, okay. Number 4 is raising resources for all the countries to close a biodiversity finance. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये as it is लिखा आता है, अगर you get a question where it is written कि 4 गोल्स हैं, ठीक है, तो 4 गोल्स में से एक गोल ये लिखा है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि बायोडाइवर्सिटी फिनेंस की बात केवल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हो सकती है, बट
इट इज नॉट द केस। अगर स्टेटमेंट में लिखा है बायोडाइवर्सिटी फिनेंस गैप, हमें हर कंट्री के लिए ब्रिज करना है, ऑल द कंट्रीज, दैट्स ट्रू। ओके, तो हमें रेस करने हैं रिसोर्सेज ऑल द कंट्रीज के लिए टू क्लोज अ बायोडाइवर्सिटी फिनेंस गैप ऑफ एन एस्टिमेटेड $700 बिलियन, क्योंकि हर कंट्री को बेसिकली फिनेंस तो चाहिए ही बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी के लिए। Recognizing the challenging nature of the goals and targets, the GBF has specific provisions on implementing and monitoring. Member nations need to, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है, आप पढ़ते हैं ना नेशनल टारगेट्स जो हमें सबमिट करने पड़ते हैं, और आप याद भी करते हैं उनको अपने पेपर में लिखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क एक अग्रीमेंट है, क्योंकि पहली बार हम बायोडाइवर्सिटी में हमें ऐसे नेशनल प्लान्स सबमिट करने पड़ेंगे CBD को, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबर नेशंस को क्या करना पड़ेगा, दे विल have to submit a revised and updated national biodiversity strategy and action plan। कहाँ पे? 2024 में, ठीक है। तो आप बेसिकली अपना प्लान बनाइए, अपडेट कीजिए, रिवाइज कीजिए, आप जिसको फॉलो करेंगे स्ट्रैटेजी जो आपकी होगी, और 2024 के समिट में इन्हें सबमिट कीजिए, ठीक है। साथ ही में जो पार्टीज हैं CBD की, उनको सबमिट करना पड़ेगा अपनी नेशनल रिपोर्ट्स को भी, ठीक है। प्लान बना लिया, लेकिन सक्सेसफुल कितना होता है, कौन से आपके एक्शंस हैं, कौन सी आपने स्कीम्स लॉन्च की, क्या हो पाया, क्या डेटा है, ये 2026 में और 2029 में आपको सबमिट करना पड़ेगा, ओके, ताकि ग्लोबल रिव्यू पॉसिबल हो सके तब तक। हाई लेवल डिस्कशंस ऑन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू कैन नॉट राइट एन आंसर ऑन CBD का ये अग्रीमेंट विदाउट मेंशनिंग देम, क्योंकि सबसे बड़ी फीट, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है। हाई लेवल डिस्कशंस ऑन द प्रोग्रेस रिव्यूज शुड बी हेल्ड इन 2024 and 2026. Okay, countries would have to review existing laws relating to not just the environment but areas such as industry. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने स्टैटिक में आई होप आप पढ़ते हैं बिल्डिंग की कोड के बारे में, ठीक है, कोड फॉर बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग, ये सब वगैरह। तो ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो आपके कंट्री में लॉज हैं, सिर्फ उन पर ही ध्यान नहीं देना, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लैंड यूज के लिए जो भी आपके लॉज हैं, उनको भी आपको रिव्यू करना पड़ेगा, okay, so that you ensure that the national strategy and action plan adequately protects biodiversity, क्योंकि इंडस्ट्री लिंक्ड है। फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो बिजनेस और इंडस्ट्री है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसके जो कॉर्पोरेशंस हैं, okay, they would have access, they would have to assess, monitor and report the risks and impacts of their operations and portfolios. So this is very important. They must provide information for sustainable consumption and comply with the rules on benefit sharing. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। अब इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की हम बात कर लेते हैं। इंडिजिनस पीपल, लोकल कम्युनिटीज़, जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी जो लोकल टियर आता है हमारा, पंचायती राज, अर्बन लोकल गवर्नेंस, सिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट्स, ये सारे जो NGOs हैं, सिविल सोसाइटी, यूथ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस, फाइनेंस, इन सबको वॉलंटरली पार्टिसिपेट करना है नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन प्लान्स में। There are specific indicators for countries to report their progress as part of a transparency and reporting arrangement. Now I will tell you one more thing here. Okay, एक और connection जो आप अपने आंसर में अगर आए तो लिखिए। आप लाइफ इनिशिएटिव जानते हैं, राइट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, आप इसको यहाँ पे वॉलंटरी पार्टिसिपेशन के साथ लिखिए, क्योंकि लाइफ का मोटिव भी यही है कि आज तक सारा जिम्मा नेशनल गवर्नमेंट के कंधों पे क्यों डालना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। आप भी तो खुद का लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं ना, पार्टिसिपेटिव नेशनल एक्शन प्लान आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप उसको लिंक करके लिख सकते हैं, लाइक लाइफ initiative, this will also involve voluntary participation from this, okay. What funding arrangements are planned? Now this is very important. Now again some facts जो आपके लिए important है. If you get an answer on it, of course you cannot get a complete answer without mentioning them. अगर आप national targets वाली चीज mention किए बिना एक पूरा आंसर आपको नहीं मिलता, नगोया प्रोटोकॉल, HG बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स लिखे बिना, तो इनके बिना भी नहीं मिलता, क्योंकि असली मुद्दा तो फाइनेंस का है हर जगह, ओके। तो बाय 2030 GBF होप करता है कि हम $200 बिलियन रेज कर लेंगे हर साल, ठीक है, हर सोर्स से। यहाँ पे कोई कॉम्पनसेशन वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली, पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, जिसको बेसिकली अक्यूमुलेट करके इम्प्लीमेंटेशन में लगाया जाएगा नेशनल एक्शन प्लान्स के, ओके। लेकिन अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इंटरनेशनल फंडिंग की। तो इंटरनेशनल फंडिंग की अगर हम बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज को मिलना चाहिए एटलीस्ट $20 बिलियन
बाय अ ईयर, एक साल में $20 बिलियन मिलना चाहिए बाय 2025। ओके, अब 30/30 का टारगेट है, तो यहाँ पे भी एक और चीज 30/30 की आपको मिलती है, और वो ये है कि $30 बिलियन हमें रेज करना है पर ईयर के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बाय 2030। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा? डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट है, अगर आंसर है, वरना अगर क्वेश्चन है तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अब क्वेश्चन अगर आता है, स्टेटमेंट आती है प्रीलिम्स में, ठीक है, तो उस पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कब तक, ठीक है, आई टेल यू। जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है, GEF, आप जानते हैं ऑलरेडी, एक मल्टीलैटरल बॉडी है जहाँ पे पार्टनर कंट्रीज, एजेंसी, ये सब कुछ बेसिकली ओके अपना कंट्रीब्यूट करते हैं फंड को, और फिर इसको UNFCCC के बाकी सारे एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में लगाया जाता है। ओके, लेकिन बेसिकली क्या होगा, स्पेशल ट्रस्ट फंड इस GEF के अंदर ही बनेगा बेसिकली, ओके, ताकि हम GBF को, इस अपने फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने में लगा सकें। ठीक है, तो बेसिकली एस्टैब्लिश किया जाएगा 2023 में इस स्पेशल फंड को। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अगर आपके स्टेटमेंट आती है, और 2030 तक ही बेसिकली अंटिल 2030 ही बेसिकली इसको किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें एलिवेट करना है, फुल फ्लेजेड खुद का CBD का फंड बनाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, बायोडाइवर्सिटी फंड जो भारत ने एक डिमांड रखी है। ठीक है, complementing this, the GBF envisages that there will be access to justice and information। यहाँ पे कुछ बहुत खास नहीं है, अब यहाँ पे आप आंसर लिख ही रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बिना तो आप लिख ही नहीं सकते। Now GBF is aligned with UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें से 3 तो डायरेक्टली लिंक्ड है बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ। गोल 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन पे है, गोल 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर, गोल 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड। तो लैंड, वाटर, क्लाइमेट, ओके। What are the challenges to protecting biodiversity? Okay, now this is very important, और ये आपका challenges में ही आएगा, जो आंसर का challenges वाला सेक्शन है, ठीक है, या criticism वगैरह जो भी आप लिखते हैं। तो चैलेंज क्या है सबसे बड़ा, कि हम डेवलपमेंट इसको कैसे मेजर करते हैं। ओके, जो इकोनॉमिस्ट है बहुत सारे, वो ये कहते हैं कि देखिए बहुत फॉल्टी मेजर है GDP को कैलकुलेट करने का। आप क्या करते हैं, आप जो नेचर वाले एसेट्स हैं, नेचुरल एसेट्स, जो इसको एक्सट्रैक्ट करके, कोल कितना एक्सट्रैक्ट करके उससे नेचर को कितनी बर्बादी हो रही है, ये सब कुछ तो आप डालते ही नहीं। अगर आप कुछ बना रहे हैं, अगर किसी चीज का अप्रिसिएशन हो रहा है किसी एसेट का, तो किसी एसेट का डेप्रिसिएशन भी तो हो रहा है, उसको क्यों नहीं अकाउंट करते। तो GDP की जो कैलकुलेशन है वो तो ऐसी हो रही है। ओके, तो बेसिकली हमें मेजर करना चाहिए इंक्लूसिव वेल्थ, ताकि GDP, ओके, जिसमें ह्यूमन, सोशल, नेचुरल कैपिटल भी इंक्लूडेड होंगे। क्योंकि अगर आप हैप्पीनेस, डिप्रेशन, आप अगर फॉर एग्जांपल ट्राइबल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करके कुछ बना रहे हैं, पोर्ट्स बन गए, आपकी इतनी इनकम आनी शुरू होगी, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सोशल कैपिटल हार्म हुआ है उसकी वजह से। तो असली मेजर इंक्लूसिव वेल्थ से आता है। तो यही सारी चीजें, यूनाइटेड नेशन का भी इसमें एक एफर्ट है, इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट निकालते हैं 2018 में, कि ऑल्दो जो 135 कंट्रीज हैं उन्होंने बेटर परफॉर्म किया इंक्लूसिव वेल्थ के टर्म्स में 2014 में, अगर हम 1990 से कंपेयर करें। लेकिन लेकिन वही बात है ना, बेटर तो परफॉर्म किया, लेकिन GDP 3.4% बढ़ रही है उस पीरियड में, लेकिन 1.8% से GDP, अगर हम इंक्लूसिव वेल्थ वाला डेफिनेशन लगाते हैं, इतना बढ़ रही है, तो कितना मिसकैलकुलेशन हो रहा है। तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पेज जो हमें डिस्कस करना है, एंड देन हम ऊपर जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो देखेंगे। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस एंड पुलिस स्टेशन सीज बाय TTP। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पाकिस्तान इज करंटली गोइंग थ्रू अ लॉट। तो वो टेरर अटैक सिर्फ भारत पे ही नहीं करते, उन पे भी टेरर अटैक्स होते हैं। खैर, अगर हम ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखें तो टेररिज्म तो कहीं भी हो रहा है वो गलत ही है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक तालिबान अफगानिस्तान में है, तो एक तालिबान पाकिस्तान में भी है। तहरीक तालिबान, आप ये जानते हैं, पाकिस्तान का। ओके, तो जो तालिबान की आइडियोलॉजी वहाँ पे है कि किसी को पढ़ने लिखने नहीं देना, 7th सेंचुरी वाला लॉ लेके आना है, और कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसको एक पोल से बांध के पत्थर मारो, और फिर उसके हाथ काट दो, पैर काट दो, किसी ने चोरी की है तो। जस्टिस वस्टिस कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो यही आइडियोलॉजी इनकी तालिबान की भी है, ऑल्दो अलग अलग हैं ये दोनों तालिबान, बट है सेम ही। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, ये एक आशंका, आपको याद होगा हम डिस्कस कर चुके हैं।
कि ये वाला तालिबान अपने ट्राइबल एरियाज़ में है, पाकिस्तान के पेरिफेरल एरियाज़ में, जो बेसिकली बॉर्डर करता है अफगानिस्तान को। तो ये अगर अफगानिस्तान में चले गए और वहाँ की तालिबान तो पूरी कंट्री रूल कर रही है, सारे रिसोर्सेज हैं उनके पास, लैंड है, तो वहाँ चले गए तो बड़े सारे अटैक्स लॉन्च हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है आप जानते हैं, ये न्यूज़ में भी आया है काफ़ी, दैट एक बेसिकली पुलिस की जो एक पुलिस स्टेशन था बेसिकली पाकिस्तान का, उस पे बहुत सारे हॉस्टेजेस ले लिए गए थे इस तालिबान द्वारा। ठीक है, तो लेकिन फिर ऑफ कोर्स पाकिस्तान की सरकार को भी बचाना था, तो पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं इस पुलिस स्टेशन को उन्होंने स्टॉर्म कर दिया। ठीक है, which was seized by suspected Pakistan Taliban militants at the weekend. अब इसमें बहुत लोगों की जान चली गई है, कितनी ये नहीं पता। More than 30 men connected to militant groups including the Tehreek-e-Taliban Pakistan overpowered their jailers on Sunday and snatched weapons. The operation has successfully been completed. अब इन्होंने बोला है, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम कोई बात नहीं, हम सारे हॉस्टेजेस को छोड़ देंगे, इनकी डिमांड ये थी वैसे, लेकिन आप हमें अफगानिस्तान तक जाने दो, एक सेफ पैसेज वहां तक जाने का दे दीजिए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर ये प्रॉपर इतना बड़ा इस तालिबान को भी लेवल मिल जाता है वहां जाके, सो इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। एंड टेररिज्म इज एन इशू जिस पे एक बहुत फुल फ्लेडेड रिस्पॉन्स चाहिए। तालिबान regime orders nationwide ban on varsity education फॉर अफगान गर्ल्स। नाउ अभी क्या है, जस्ट 3 महीने पहले क्या देखा था हमने, पूरी कंट्री में अफगानिस्तान में बहुत सारे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स लिखे थे, बहुत सारी गर्ल्स ने, बहुत सारी विमेन ने। जस्ट 3 ही महीने हुए हैं कि तालिबान की अथॉरिटीज ने एक नोटिस निकाला है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि हम नेशन वाइड बैन लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे बच्चियों के लिए। अभी तक अलाउ किया गया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन को और उस पर, लेकिन ये था कि सिर्फ विमेन ही लड़कियों को पढ़ाएंगी। कोई अगर कोई टीचर चलो उस सब्जेक्ट का अवेलेबल है भी नहीं, तो कोई बहुत ओल्ड मैन होना चाहिए जो किसी तरह का अट्रैक्शन ना फील कर सके किसी बच्ची के लिए, किसी गर्ल स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह की चीज़ें थी। और जब पाकिस्तान ने पावर ली थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम नए तालिबान हैं, हम सुधर गए हैं, हम सारे राइट्स को समझते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये तो कुछ नहीं होता, अ डॉग्स टेल वुड रिमेन अ डॉग्स टेल। ओके, 3 more sites added to tentative list of यूनेस्को। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्या है आपके इसमें, जो साइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुजरात का जो वादनगर टाउन है, आइकॉनिक सन टेम्पल है जो मुंडेरा का, और जो रॉक कट स्कल्पचर्स हैं उन्नाकोटी का त्रिपुरा में, इनको बेसिकली टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है, अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी नहीं है, पर इनको बेसिकली आप प्रायोरिटी में रखते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली जो हम चाहते हैं, दे शुड बी कंसिडर्ड फॉर द नॉमिनेशन, दे शुड बी लुक्ड अपॉन एंड दे शुड बी डिसाइडेड कि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना है कि नहीं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमारे पास 52 साइट्स हो जाती हैं भारत की जो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में है। तो अगर हम ब्रीफली देखें, सन टेम्पल है जो बेसिकली ये सन गॉड को डेडिकेटेड है, अर्लीस्ट ऑफ सच टेम्पल्स विच सेट ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चरल एंड डेकोरेटिव डिटेल्स रिप्रेजेंटिंग द सोलंकी स्टाइल। ठीक है, तो सोलंकी स्टाइल आप अपने आर्ट एंड कल्चर के स्टैटिक में पढ़ते हैं, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। जो वादनगर है बेसिकली एक म्यूनिसिपैलिटी है महसाना डिस्ट्रिक्ट की गुजरात के। ये एक मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन है। वादनगर has a recorded past stretching back to nearly 8th century BC. The town still retains a large number of historic buildings that are primarily religious and residential in nature. अब अगर उन्नाकोटी की बात करें तो एक ancient holy place है। It is associated with Shiva worship, तो आप शेवाइट्स और पढ़ते हैं आप नयनार्स और इन सब के बारे में, तो इसीलिए आपके लिए important है। The site is a massive gallery set in a forested area displaying a number of towering low relief images in unique style, making it a masterpiece of human creative genius. I hope इसमें बहुत कुछ खास नहीं था, पर अगर से आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें मैच द फॉलोइंग, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, तो हड़प्पा की साइट्स दी हैं, ये कहाँ कहाँ पे हैं, ये सब कुछ बताइए। तो अगर ऐसे टेंटेटिव लिस्ट की अब बहुत न्यूज़ में ही है, तो अगर आया कि उन्नाकोटी को मैच कीजिए तो त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन और ये टॉपिक हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बिल्कुल इनिशियली आपको बताया था डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। ओके, तो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया था कि हम एक और आर्टिकल अभी डिस्कस करेंगे। तो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में जो रीसेंट डिक्लाइन चल रहा है, जैसे ऑर्डिनेंस रूट को बार बार केटर करना फार्म बिल्स में एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। साथ ही में आप ये नई चीज लिख सकते हैं जो रूल नंबर 267 है।
ठीक है, ये बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है राज्यसभा में। तो रूल 267 क्या है राज्यसभा की रूल बुक का? राज्यसभा की रूल बुक का 267 रूल ये कहता है कि अगर एक दिन का एक बिजनेस एक शेड्यूल डिसाइडेड है, लेकिन अल्टीमेटली अचानक से कोई ऐसा इशू आ जाता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो उस दिन के जो शेड्यूल को, बिजनेस को आप सस्पेंड कर सकते हैं और उस इशू पे डिबेट होगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है। लेकिन ऑपोजिशन का ये कहना है, विंटर सेशन में हमने कितनी बार बोला, हमने कितनी बार नोटिस जारी किए कि हमें रूल 267 के तहत बेसिकली इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पे जो LAC में तवांग में हुआ है उस पे एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन उस पे जो स्पीकर है वो उन्होंने कोई भी इस पे स्पीकर इन द सेंस चेयरमैन जो है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने नहीं अलाउ किया है। अब देखिए इन्होंने कोट किया है जो तृणमूल कांग्रेस के एक MP हैं, उन्होंने बोला है कि देखिए 11 इंस्टेंसेस मैं आपको बता सकता हूँ जो 1990 और 2016 के बीच में इस रूल को इन्वोक किया गया था बहुत सारी डिस्कशंस के लिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरी सरकारें भी तो थी बीच में, जब उन्होंने अलाउ किया तो ऐसा क्या हो गया कि अभी अलाउ नहीं किया जा सकता? तो 2016 में जो चेयरमैन हामिद अंसारी जी थे, तो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये डिबेट अलाउ की थी डीमोनेटाइजेशन पे, तो क्यों नहीं आज इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पे डिबेट हो सकती? तो एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। Okay, panel flags victimization of SC/ST employees of PSUs. Now, why is this important? This is important because you read a lot about National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत पढ़ते हैं, फिर आपको लगता है कि लिखे क्या इसमें हम, मतलब ये तो बस फैक्चुअल है कि इन्होंने इंक्वायरी करवानी है, ये किसी को भी समन कर सकते हैं, सिविल कोर्ट की कैपेसिटी में काम करते हैं ये नेशनल कमीशन, तो हम पॉइंट क्या लिखे? कुछ डायनामिज्म तो है ही नहीं, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखिए ना कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है वो ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटीज को क्यों नहीं उठा के, कोई अगर सजेशन आया है या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज पे हिंट किया जा रहा है, क्यों नहीं पढ़ना शुरू करती और क्यों नहीं इस पे अवेयरनेस जनरेट करना शुरू करती? इन्वेस्टिगेटिंग पावर है तो इन्वेस्टिगेट कीजिए, और कुछ और प्रेसिडेंट को आप रिपोर्ट में अपनी हर साल की भेज सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके, तो देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, चाहे वो बैंक्स हैं, जितने भी PSUs हैं, जिसमें इन कैंडिडेट्स को विक्टिमाइज किया जा रहा है, एम्प्लॉयज को बेसिकली, इन द नेम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स। यानी कि आप कहते हैं कि आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स लेके आए, फिर देन यू कीप ऑन हरासिंग देम, आपको पता चल जाता है विच कास्ट दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय बिलोंग्स टू, एंड यू कीप ऑन मेंशनिंग देम। व्हाई अगर आई हैव रेड दीज रिपोर्ट्स जहाँ पे क्या होता है कि यू गो टू अ लंच, फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लंच हुआ है किसी दिन, तो स्पेसिफिकली व्हाई इज इट आस्क्ड विच कास्ट डू यू बिलोंग टू? इज दैट इवन रेलेवेंट? तो ये सारी चीजें, द कमिटी said that the employees are facing undue delays in the same. Okay, while prescribing a slew of measures to the Department of Personnel and Training to sensitize state government machinery to streamline the process of caste certificate verification, तो साथ ही में इतना डिले जो वेरिफिकेशन में, अपलोडिंग में, अपडेटिंग में, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके, तो देखिए मतलब अगर आप लिखेंगे PSUs का मेंशन करेंगे कि वहाँ पे जो हरासमेंट हो रही है, ऑफ कोर्स इट वुड गिव लाइफ टू योर आंसर। ओके, कि आपको कुछ पता है, आप भाई घिसी पिटी चीज़ें नहीं लिख रहे कि इन्वेस्टिगेशन हो, जो सब लिखते हैं कि उसमें कुछ है भी नहीं है, एथिक्स की केस स्टडी है बस, उसमें हम कमेटी बनाएंगे, हम कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लोगे आप? मतलब ये तो साफ बता रहा है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको है ही नहीं। ओके, तो इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली की जो सरकार है, रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इनके टसल्स को आप बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कीजिए अगर कुछ बड़ा हो जाता है, क्योंकि 2018 में ये टसल इतना बड़ा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट केस चला गया था। तो वो जजमेंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि क्वेश्चन भी आया था GS2 में, आई थिंक उस साल में। तो इसीलिए अगर इसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं या कुछ होता है, तो दिस इज important for you. Okay, Delhi LG orders recovery of ₹97 crore from AAP for political advertisements. तो देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी ने बोला है, डायरेक्ट किया है चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को, कि आप क्या कीजिए, ₹97 करोड़ को आप रिकवर कीजिए आम आदमी पार्टी से इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स निकाली
ओके और उनको गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स के सेक्शन में रख के गवर्नमेंट का पैसा यूज करके फिर इन्होंने बेसिकली ऐसी अपनी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए निकाला 2015 और 2016 में, ठीक है। मिस्टर सक्सेना डायरेक्टेड मिस्टर कुमार to implement the 2016 order of the committee on content regulation in government advertising a 3 member, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। नथिंग मच हियर, ठीक है। अब देखिए इस पे आम आदमी पार्टी का अगर हम रिस्पॉन्स देखें तो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज दैट द LG हैज नो पावर टू स्पीक ऑन दिस मैटर, ही इज स्टार्टिंग टू इशू डायरेक्टिव्स ऑन मैटर्स इन विच ही हैज नो लीगल स्टैंड। अभी देखिए क्या है, आपको रिसेंटली दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी कि सरकार स्टेटहुड की डिमांड्स, लास्ट ईयर 2021 में एक एक्ट भी तो आया था, GNCTT एक्ट आया था जो, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि 1 साल पहले क्वेश्चन हुआ है तो अभी नहीं आ सकता, अभी तो पता नहीं कब कब के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको पढ़िए, वो क्या कहती है कि सरकार कौन है, सरकार डायरेक्टली इलेक्टेड लोग नहीं है, सरकार क्या है, LG है, गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है असली सरकार। तो ये सारी चीजें बेसिकली उस बिल में लिखी हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, ये केस इम्पोर्टेंट है, 2018 की जजमेंट इम्पोर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट की आपके लिए। ही इज बिगिनिंग टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज अ शहंशाह, ये उन्होंने LG के लिए कहा है, एंड पासिंग इलीगल ऑर्डर्स विच इज एब्सोल्युटली नो लीगल स्टैंडिंग। अभी देखिए अगर वो 2018 की जजमेंट की मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खुद से आप नहीं ऐसे कोई भी इशू कर सकते जब तक आपको एड एंड एडवाइस ना मिले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो ये वो 2018 की जजमेंट ने कहा था। तमिलनाडु जॉब सीकर्स काउंटेड ऑन द रॉन्ग मैन। नाउ व्हाट इज दिस, नाउ दिस इज एन एम्प्लॉयमेंट स्कैम, ओके। दिस अगेन इज एन एग्जांपल फॉर योर एथिक्स का पेपर। हाउ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये ना ही केवल आपके एथिक्स का पेपर का, आपका GS3 का भी एक एग्जाम्पल बनेगा, आपके एसए का भी एक एग्जाम्पल बनेगा। और कैसे बनेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब लोग अनएम्प्लॉयड होती है ना, तो वो किसी भी स्कैम में फंस जाते हैं जो भी उनको नौकरी दिलवा रहा हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तमिलनाडु के कुछ लोगों को दिल्ली लेके आया गया, उनको बोला कि आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, आपको जॉब मिलने से पहले आपको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए इतना देना है, तो आप कोचेस गिनिए दिन में कितने आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, फिर आपको फाइनली रेलवे की जॉब मिल जाएगी। सो दिस इज अ तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट स्कैम। थैंक यू सो मच, प्लीज like the video।